Everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This side चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। अभी अभी हमने अपना चैप्टर फिनिश किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो हम उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की पोस्टिंग होती है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। कैसे हम अर्नड इनकम और एक्रूड इनकम की पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, कैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है तो हम कैसे उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियोस डालूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया। अब हमारी जो क्लास है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट आती है, तो हम वो अपना समझेंगे आज। देखो, हमें समझ आ गया अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या समझा, हमारी दो स्टेटमेंट बनती थी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और एक हमारा पीएनएल बनता था, ठीक है। और दूसरा मेरी क्या बनती थी, बैलेंस शीट। हमने ये दोनों समझ लिए। अब देखो, हम इस क्लास में ये समझेंगे कि जो भी जैसे हमने जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाई है और जो हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई है, इनकम स्टेटमेंट और जो मेरी बैलेंस शीट थी। देखो, इनकम स्टेटमेंट में हम सारे वही वाले खर्चे लेंगे जो मेरे इस साल से रिलेटेड है। जैसे कि हमने, अगर आपने मेरी जर्नल एंट्रीज देखी हो, मैंने उसमें समझाया था आपको, जर्नल एंट्री सिखाई थी कि सपोज मेरा जो रेंट है, मैंने इस साल का मेरा रेंट है, देखो सपोज मेरा जो रेंट है वो इस साल का मेरा 10,000 रुपीज़ है, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 2,000 पे किया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 2,000 लिखूंगी। मुझे क्या लिखना है, मुझे 10,000 लिखना है, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, 10,000 लिखना है। मुझे पूरा का पूरा जितना मेरा इस साल से रिलेटेड रेंट है, मुझे वो पूरा का पूरा अपना डालना है। और जो 8,000 आएंगे वो मेरे कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के, मुझे 8,000 पे करना है। तो जो इस चैप्टर में बेसिकली हम अपना ये समझेंगे, जो इस साल से रिलेटेड है, जो भी मेरे सारे एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है इस साल से रिलेटेड, वो मुझे सारा का सारा डालना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये नहीं है कि अगर मैं अगले साल पे कर रही हूँ तो मैं अगले साल डालूंगी, मैं अगले साल नहीं डालूंगी, मैं इसी साल डालूंगी बच्चों। क्योंकि अगर मैं अगले साल डालती हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैं अगर देखूँ, अगर मेरा जो रेंट था वो 10,000 रुपीज़ था और मैंने क्या किया, सिर्फ 2,000 डाला है। मैं कह रही हूँ कि मैं जब पे करूँगी मैं तब डालूँ, नहीं, अगर वो इस साल से रिलेटेड है तो मैं इस साल में डालूंगी और उसको 8,000 लाइबिलिटी के साइड लेके, जिससे मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल फेयर आएगा कि इस साल के एक्सपेंसेस मैं इस साल डाल रही हूँ। मतलब कि जो भी मेरी एक्सपेंसेस है, जो भी मेरी इनकम है, अगर वो इस साल की है तो इस साल डालूंगी, अगले साल की है तो अगले साल डालूंगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने दिया आपको, मैंने रेंट मेरे 10,000 था, मैंने सिर्फ 2,000 ही पे किया। तो मैंने क्या किया, 10,000 का 10,000 डाला और 8,000 अपना लाइबिलिटी में डाला। अब दूसरा मेरा केस है, अगर मेरा रेंट मेरा 10,000 और मैं क्या कर रही हूँ, 20,000 पे कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि नेक्स्ट महीने का भी रेंट मैं इस बार पे कर रही हूँ। मतलब तो मैं अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें मैं 20,000 नहीं लेके चलूंगी, उसमें मैं 20,000 लेके चलूंगी। उसमें भी मैं क्या लेके चलूंगी, 10,000। उसमें जो मेरे 10,000 आएंगे उसको मैं कहाँ लिखूंगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड, कि उसका जो मैंने 10,000 पे किया उसका बेनिफिट मुझे किसी से मिलना है, वो मेरा एसेट साइड आएगा, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, हमें दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है और कुछ चीजें नहीं रखनी। सिर्फ हम एक छोटी सी चीज दिमाग में रखेंगे कि जो भी मेरे इस साल से रिलेटेड चीजें हैं वही मेरी जाएगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वही मेरी जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, समझे। और उसी से रिलेटेड हम अपनी लाइबिलिटी या फिर एसेट अपना शो कर देंगे। तो बेसिकली हमने जैसे फर्स्ट क्लास में अपने सारे एजम्पशन पढ़े थे, तो यही उस एजम्पशन का ही पार्ट है कि जो भी मेरी सारी एक्सपेंसेस है उस ईयर से रिलेटेड है वो मैं उसी ईयर में डालूंगी, चाहे मैंने पे उसको किया है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है।
और देखो, अब देखो मेरा क्या आएगा, इस चैप्टर में हमारा क्या होगा, हमें ना ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, मैंने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, हमें ट्रायल बैलेंस दे दिया गया था। और हमें क्या करना था, ट्रायल बैलेंस से मुझे पोस्टिंग करनी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में। इसमें क्या होगा, मुझे ट्रायल बैलेंस देके मुझे ना नीचे थोड़ी सी एडजस्टमेंट दी होगी, वो एडजस्टमेंट में आगे जाके देखूंगी क्या होगी। तो देखो, जो ट्रायल बैलेंस होता है, हमने क्या अकाउंट्स में पढ़ा था कि जो हर एंट्रीज है उसके दो इम्पैक्ट्स जाते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, हमने पढ़ा था। अब देखो जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस तो दो इम्पैक्ट्स करके आया है। हमने जब जनरल एंट्री सीखी थी, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हमने जनरल सीखा था, उसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग सीखा था, लेजर पोस्टिंग के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी सारी चीजें थी उसका हम दो इफेक्ट्स करके आए हुए हैं, वो हम सारी जगह दो डाल के आए, और दो इफेक्ट्स डाल के डेबिट और क्रेडिट करके हमने ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए। अब कुछ ऐसी चीज है जो हमारी छूट गई है, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, छूट गई या फिर हमने किसी रीजन से लिए नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मुझे क्या कहाँ दी होगी, नीचे एडजस्टमेंट में दी होगी। तो हमें क्या करना होगा, ये जो मेरे को एडजस्टमेंट में गिवन होगी, इसको मुझे क्या करना होगा, दो साइड में इफेक्ट डालना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो अभी जैसे हम चीजें उठाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ, एक एक करके एंट्रीज आपको समझाना कि कैसे मैं बता रही हूँ कि एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हमेशा दो जगह आएगी। बस यही सोच के चलना है कि हमेशा अकाउंट में जो भी एंट्रीज होती है, जो भी पोस्टिंग होती है, उसका दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी सारी चीजें हैं वो दो इफेक्ट्स करके ही आई हुई है, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको पीएनएल बैलेंस शीट में एक ही जगह ले जाएंगे। बट जो मेरा एडजस्टमेंट्स है ना, एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज दी हुई है, वो दो सिनेरियो करके नहीं आई हुई, वो सीधा ही हमें बता रहा है कि ये चीज हमारी ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं है, हमें कंसिडर करनी है। तो इसलिए एडजस्टमेंट वाली चीजें जो भी नीचे दी होगी उसका मेरे को दो इफेक्ट कंसिडर करना है। ठीक है, मैंने इसका भी बता दिया कि क्यों दो इफेक्ट कंसिडर करना है हमें, क्योंकि कुछ भी क्रैम नहीं करना, सब अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ऊपर वाले का मैंने एक ही जगह क्यों इफेक्ट कंसिडर किया और नीचे वाले का भी मैंने कि दो जगह कंसिडर क्यों किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी जो एंट्री है, सबसे पहले जो मेरी एंट्री आती है बच्चों, मेरी आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हम अभी तक समझ ही चुकी है कि जो साल के एंड में मेरा स्टॉक बचा हुआ है, वो उसको मैं बोलती हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। जो मेरा साल के एंड में मेरा स्टॉक बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। अभी तक देखो, जब मेरा एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले मेरी एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी हमारी अगर हमें दो चीज़ें दी होती है, एक तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है कि अगर मैं उसको मार्केट में बेचूंगी तो मेरे को कितने की वो उससे वैल्यू मिलेगी। जैसे मेरे को ये पेन है, अगर मैं मार्केट में बेचती हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, और जितनी मेरी कॉस्टिंग पड़ी है उसकी, उन दोनों में से लोअर कौन है। देखो अभी ये क्या बोलता है, ये कहाँ पर दिया हुआ है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अभी हमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आगे जैसे प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तब हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे। तो उनमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का होता है। इन्वेंट्री का क्या मतलब है, स्टॉक, उसका होता है IAS 2। तो उसमें हमें बता रखा है कि हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो कैसे लेते हैं, कि जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो कि मुझे उस आइटम को बाहर बेच के मिलती है, और कॉस्ट उनमें से दो भी मेरी लोअर होती है। क्लियर। तो अगर मुझे दिया होगा, मुझे ये दोनों वैल्यू दी होगी कि मेरे को कॉस्ट जितने की पड़ी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जितने की पड़ी है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगी, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू छोटी होगी तो मैं उसको कंसीडर करके अपना क्लोजिंग स्टॉक मानूंगी। अब देखो, मैंने ट्रायल बैलेंस मेरे को दे रखा है, मुझे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और नीचे मुझे एंट्री दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा, 10,000 रुपीज़ का। तो बच्चों मैंने अभी तक अपना प्रीवियस चैप्टर में मैंने सीखा था कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसका तो दो जगह इम्पैक्ट जाता है मेरा हमेशा। एक तो मैं ट्रेडिंग में डालती हूँ, ट्रेडिंग में क्यों डालती हूँ, जीपी निकालने के लिए, यहाँ पर जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा बच्चों मेरा क्या जाता है, मेरा बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने सीखा था नेक्स्ट पिछली क्लास में। तो क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा दो जगह है, क्लोजिंग के दो इफेक्ट जाते हैं। एक मेरा जाता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते थे, जैसे हम ओपनिंग मेरे को कितना दिया हुआ है उसके अगेंस्ट मेरा क्लोजिंग कितना रहा है, मैंने परचेजेस कितने की किए, मेरे सेल्स कितने की होगी, उसके एडजस्टमेंट करके मेरा निकल जाता था कि मेरा जीपी कितने का आया है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंसिडर कर लेते थे। तो अगर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में मुझे बनाना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो, ट्रायल बैलेंस गिवन हो और नीचे मुझे गिवन हो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 10,000 रुपीज़ तक, तो क्लोजिंग स्टॉक की मेरी दो जगह जाती है, एक मेरी जाती है ट्रेडिंग में और एक मेरी जाती है बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग मैंने बताया आपको, ट्रायल बैलेंस की जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह जाएगी, जो एडजस्टमेंट की चीज़ें हैं वो दो जगह जाएगी। दो जगह क्यों जाएगी,
क्योंकि अकाउंट्स में एवरी एंट्री की हमेशा एवरी जो भी ट्रांजेक्शन होती है हमेशा उसकी 2 जगह पोस्टिंग होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक की भी हमने 2 जगह पोस्टिंग कर दी, एक मेरी चली गई ट्रेडिंग में और एक मेरी चली गई बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है। एडजस्टेड परचेजेस मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस मैं ले लेती हूँ और उसमें मेरा क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट माइनस कर देते हैं। तो उससे मुझे क्या पता लगता है कि मेरी नेट परचेजेस आई हुई है, इतनी मेरी एडजस्टेड परचेजेस आई हुई है। ये हमने पिछले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में हमने एडजस्टेड परचेजेस का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब देखो ट्रायल बैलेंस में अगर मुझे ये चीज़ दी होगी, ट्रायल बैलेंस है ये मेरा, बच्चों ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में मुझे दिया होगा एडजस्टेड परचेजेस। अब देखो एडजस्टेड परचेजेस दी होगी, तो अगर मैं ट्रेडिंग देखूँ बेटा, जिसने ना अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नहीं समझा है तो पहले उसको ज़रूर जाके समझ लेना, तभी इस चैप्टर पे आना, वरना आपके जो कंसेप्ट है वो ढंग से समझ नहीं आ पाएंगे आपको। तो देखो ट्रायल बैलेंस में मेरा एडजस्टेड परचेजेस दे रखा है और मेरे को दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, अब ये नहीं दिमाग आपका ये नहीं जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में हमने बताया था 2 जगह जाएगा, तो हम डाल दें ट्रेडिंग और पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट नहीं। अब ये किस में दे रखा है मुझे, ट्रायल बैलेंस में, मतलब इन दोनों एंट्रीज का सिर्फ एक ही जगह इम्पैक्ट जाएगा। अब एडजस्टेड परचेजेस में क्या आता है, देखो अगर मैं अपना ट्रेडिंग अपना ड्रॉ करूँ तो मेरा क्या ट्रेडिंग आता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो क्या कर रखा है इसमें, इन तीनों को ही एडजस्ट करके मेरा क्या निकलता है, एडजस्ट परचेजेस। तो इन्होंने इन 3 की बजाय क्या दे दिया मुझे, खाली एडजस्टेड परचेजेस। तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी ना लिख के, ओपनिंग भी नहीं क्लोजिंग भी लिख, सीधा मैं क्या लिख दूंगी, मेरी एडजस्टेड परचेजेस है। और जो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो मेरा किधर जाएगा, सिर्फ एक बैलेंस शीट में जाएगा, मेरा किधर जाएगा, सिर्फ एक बैलेंस शीट में एसेट साइड से। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा दे रखा होगा एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज में तो मेरा 2 जगह उसके इफेक्ट है। किस किस में है, यहाँ पर हम बॉक्स बना के लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में मेरी 2 जगह इफेक्ट जाएगा मेरा, एक तो मेरा जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के मेरा क्रेडिट साइड में, और दूसरी साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ तक मेरे को समझ आ गया। ठीक है, हमने 2 पढ़े हैं सिनेरियो इसके क्लोजिंग स्टॉक के। एक तो मैंने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा मुझे, एडजस्टमेंट एंट्री में दे रखा है, तो मैंने अपना 2 जगह उसका इफेक्ट डाल लिया। दूसरा मेरा क्या दे रखा है, मेरे को एडजस्टेड परचेजेस में दे रखा है, मेरे को ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में हमेशा कोई भी चीज़ दे रखी होती है वो ऑलरेडी 2 लेवल्स अपने कंप्लीट करके आती है। 2 लेवल्स मतलब 2 ट्रांजेक्शन जहाँ पर जानी होती है वो फेस करके आती है 2 जगह, तो इसलिए हम एक ही जगह कंसिडर करेंगे। तो एडजस्टेड परचेजेस में सब कुछ इंक्लूड ही होता है, मतलब सारे एडजस्टेड ही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ही आता है मेरा एडजस्टेड परचेजेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में हम सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस ही कंसिडर करेंगे और बैलेंस शीट में हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो सिर्फ वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, ये मुझे आगे समझ। उसके बाद देखो, उसके बाद मेरा क्या आती है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस में भी मेरा या तो मैंने लेट दिया या मैंने ऑन टाइम दिया। ठीक है, हम सारे केसेस लेंगे, या तो मैंने पहले ही दे दिया, प्रीपेड दे दिया, प्रीपेड मतलब एडवांस में दे दिया। ठीक है, अब तीनों सिनेरियो के हम एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो लेट दिया, मेरे को रेंट देना था सितंबर का और मैंने वो रेंट सितंबर में ना देके अक्टूबर में दिया। ठीक है, ऑन टाइम में क्या है, सितंबर में रेंट पे करना था और मैंने सितंबर में ही दे दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑन टाइम में बैलेंस शीट में पीएनएल में इस साइड आकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑन टाइम वाला तो सिंपल है, पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा, उसी टाइम आ जाएगा, उसी साल ही अपना रेंट के नाम से, तो क्लियर। लेट में क्या है, सितंबर का रेंट था उसने अक्टूबर में पे किया। प्रीपेड में क्या है, सितंबर का रेंट था उसने अगस्त में ही पे कर दिया, उसने क्या कर दिया, अगस्त में ही पे कर दिया सितंबर का रेंट। ठीक है, हमारे पास ऑन टाइम वाला तो बिल्कुल सिंपल है, उसको डिस्कस करने में क्या है कि पीएनएल के रेंट साइड आ जाएगा। हमें 2 सिनेरियो डिस्कस करने हैं, एक तो उसने लेट दिया और एक उसने पहले ही दे दिया। देखो लेट का मैंने आपको क्या बताया था, लेट मतलब आउटस्टैंडिंग खड़े हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि वो मांगने वाले हमारे दरवाजे पे खड़े आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं कि प्लीज़ मेरा दे दो, ये वाले जो इससे रिलेटेड आपकी सर्विसेज है वो आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, बस आप क्या कर रहे हो, उसके पैसे नहीं दे रहे। जैसे हम सितंबर में रह चुके हैं घर में, लेकिन हम उसका रेंट दे नहीं रहे। मैंने कब दिया? अक्टूबर में दिया। क्लियर? मैंने कब दिया है? अक्टूबर में दिया है। तो ये इस अगर हम लेट लेट का क्या नामकरण दिया हुआ है हमने अकाउंट्स में? आउटस्टैंडिंग। वो बेचारे खड़े हुए हैं कि प्लीज़ मेरे पैसे पे कर दो। और जो हमने एडवांस दिया उसको मैंने क्या नाम दिया? मैंने प्रीपेड दे दिया, मैंने पहले ही दे दिया, जो कि हमने सर्विसेज अवेल तभी बाद में किया और मैंने उसका खर्चा पहले दे दिया। अब देखो दोनों केसेस में हम कैसे कैसे एंट्री लेते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मेरा ये है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और ये मेरी बैलेंस शीट है। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे को ये मेरा एडजस्टमेंट है कि मेरा ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मेरा दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट, और नीचे मेरी एडजस्टमेंट दी हुई है कि मैंने यहाँ पर मेरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, मेरे नीचे है कि आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा 10,000 है। ठीक है, तो अब देखो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 क्या है और मैंने इसको पे नहीं किया हुआ। तो अब इस केस में क्या करूंगी? देखो मेरा इस साल से रिलेटेड ये रेंट, मैंने इसकी सर्विसेज ले लिया लेकिन मैंने इसको पे नहीं किया, तो मेरा इसी साल की है, इसी साल से मैंने सर्विसेज इसके अवेल कर लिए। तो मैं क्या डालूंगी? रेंट डाल दूंगी 10,000 रुपीज़। और ये बच्चों मेरी क्या है? मेरे सर पे लाइबिलिटी आ गई, मेरे सर पे बोझ आ गया कि मुझे पे करना है। तो जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो मैं क्या करती हूँ? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड डाल देती हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 10,000। क्लियर? अगर मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट हो, अगर मैं जर्नल एंट्री भी हूँ, मैंने जर्नल एंट्री में भी आपको एंट्री सिखाई थी। मेरी एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। और ये आउटस्टैंडिंग मेरी क्या है बच्चों? ये आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है। वो बेचारे खड़े हुए हैं कि प्लीज मेरे पैसे पे कर दो, इससे रिलेटेड आपने सर्विसेज अवेल कर लिए। ठीक है, एक्सपेंसेस मेरे 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। मैंने लेट वाला क्या होता है, लेट का क्या नामकरण दिया हुआ? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर मेरे को दिया हो कि मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 खड़े हैं, मतलब कि मैंने इस साल जो भी मैंने सर्विसेज ली है, जो भी मैंने चीज़ें अवेल कर ली और वो इस साल से रिलेटेड ही है वो एक्सपेंसेस, तो मैं क्या करूँगी? चाहे वो पे किया हो या ना किया हो, पीएनएल में कंसिडर करूँगी। ठीक है, और उनको लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखा दूंगी कि मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे इतना आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना है। अब बच्चों इसके अंदर अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट था तो मेरा किस में जाएगा? वो ट्रेडिंग में जाएगा। और अगर मेरा ऑफिस से रिलेटेड रेंट है तो मेरा पीएनएल में जाएगा। वो मैं आपको जस्ट एक बार करके बता रही हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे करना है आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ों का। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है, मेरे को ये देखना है कि वो जो रेंट है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, वो कौन से पीरियड से रिलेटेड है। अगर वो इसी साल से रिलेटेड है तो मेरा इसी साल जाएगा वो इनकम स्टेटमेंट में। अगर मेरा अगले साल से रिलेटेड है तो वो अगले साल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस नेक्स्ट वाले केस में क्या है? नेक्स्ट वाले केस में है मेरा एडवांस। मैंने एडवांस दिया है, तो देखो मैंने अगर मेरे को ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया होगा, प्रीपेड वाला हम पढ़ रहे हैं अब। प्रीपेड, यहाँ पर मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मेरे को दिया ट्रायल बैलेंस में रेंट जो है वो 50,000 है। और नीचे मुझे एडजस्टमेंट दे दी कि रेंट इंक्लूड प्रीपेड रेंट 10,000 रुपीज। ठीक है, मतलब कि जो 50,000 का मैंने रेंट दिया है तो उसमें जो 10,000 है ना वो हमने पहले ही पे किया हुआ है, मतलब उनकी सर्विसेज मैंने अवेल नहीं किया अभी, सिर्फ मैंने पैसा दे दिया। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर मैं ट्रायल बैलेंस, अब मैं अब दो चीज़ें बनाती हूँ, एक बनाती हूँ पीएनएल, एक बनाती हूँ बैलेंस शीट। तो अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस से मैंने क्या पोस्टिंग की कर रखी होगी? रेंट में मैंने 50,000 डाल रखा होगा अपना। अब देखो वो मुझे कह रहा है कि जो रेंट है उसमें प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से
प्रीपेड रेंट इंक्लूड है 10,000। जैसे मैंने आपको बताया था कि सितंबर का रेंट उसने अगस्त में ही पे कर दिया, उसने पहले ही पे कर दिया, ठीक है। तो इसकी सर्विसेज मैं लूँगी बाद में, अगले इस पीरियड में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मुझे एक P&L में क्या डालना है कि सिर्फ इसी पीरियड से रिलेटेड खर्चे, मुझे क्या डालने हैं P&L में, सिर्फ इसी पीरियड से रिलेटेड करके। तो 50,000 में से जो 10,000 वाला अमाउंट है वो सर्विसेज मैं क्या करूँगी, अगले साल लूँगी। मैंने इस साल नहीं ली वो सर्विसेज, मैं लूँगी अगले साल। सिर्फ मैंने इस साल क्या किया, उसको पेमेंट कर दी। तो ये जो 50,000 में से जो 10,000 मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। 50,000 में 10,000 में क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी कि जो एक्चुअली में इस साल का जो मेरा एक्सपेंस है वो सिर्फ 40,000 ही हुआ है। 40,000 की सर्विसेज मैंने अवेल कर। बेटा शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट कंक्लूजन क्रक्स इसका यही है कि मुझे P&L में वही चीज़ें लेनी है जो मेरी इस साल की ही है, जो मैंने सर्विसेज इस साल ही अवेल की, ठीक है। मैंने पिछले केस में क्या किया था, मैंने अवेल तो कर ली थी, मैंने रेंट अवेल तो कर लिया था, लेकिन मैंने क्या किया था, पे नहीं किया था। तो मैंने क्या लिख दिया था, जब मेरे को बस ये देखना है मैंने अवेल किया, मैंने वो सर्विसेज अवेल की, वो इस साल से रिलेटेड थी या नहीं थी। 10,000 मेरे इस साल से रिलेटेड थे, लेकिन मैंने पे नहीं किया था। मैंने क्या किया था, P&L में दिखा के डेबिट साइड और उसको लाइबिलिटी में डाल दिया था कि मुझे पता लगता रहे कि हाँ मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट अपना पे करना है। नेक्स्ट मेरा सिनेरियो क्या था, मेरा प्रीपेड था, मैंने पहले ही पैसे दे दिए और मैं सर्विसेज बाद में लूँगी। 50,000 थे, उसमें मेरे 10,000 इंक्लूड थे रेंट के। तो 50,000 में से 10,000 में माइनस कर दूँगी कि P&L में कितना जाना चाहिए, जो मेरे सिर्फ इस साल से रिलेटेड है, जितनी मैंने सर्विसेज इस साल अवेल कर ली है। तो मैंने कितने की सर्विसेज अवेल की थी, 40,000, 10,000 की नहीं थी। और जो 10,000 मैंने पहले ही पेमेंट कर रखी है, पहले ही दे रखी है उसको, जबकि सर्विसेज में बाद में लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, बैलेंस शीट में जाऊँगी, बैलेंस शीट में जाऊंगी और एसेट साइड दिखा दूंगी कि हाँ मैंने 10,000 तेरे को पे कर रखे हैं और अभी तक मैंने सर्विसेज नहीं दे रखी। देखो अगर मुझे किसी से लेना होता है तो मैं क्या दिखाती हूँ, उसको एसेट साइड, और मुझे किसी को देना होता है मैं क्या दिखाती हूँ, लाइबिलिटी साइड। सिंपल है बिल्कुल। तो एसेट में मैंने क्या है, 10,000 मैंने पैसे तो दे रखे हैं, लेकिन मुझे सर्विसेज अभी लेनी है। जो चीज़ मुझे लेनी होती है वो मैं क्या दिखाऊंगी, एसेट साइड, जो मुझे देनी होती है मैं क्या दिखाऊंगी, लाइबिलिटी साइड। क्लियर, बिल्कुल ईजी सा सिनेरियो बन गया हमारा। हमें क्या देखना है, P&L में वही चीज़ आएंगी जिनका, जो मेरी इस साल से रिलेटेड हो, जो मैंने इस साल उसका बेनिफिट अवेल कर लिया हो। जैसे मैंने P&L में 50,000 में से 10,000 मैंने नेक्स्ट ईयर करूँगी, नेक्स्ट पीरियड में करूँगी, तो मैंने सिर्फ उसको माइनस कर दिया और उसको दिखा दिया एसेट साइड। एसेट साइड क्यों दिखाया, क्योंकि वो मेरे को अगले साल मिल जाएगा। तो मुझे जो लेना होता है वो मैं दिखाती हूँ एसेट साइड, जो मुझे देना होता है वो मैं दिखा देती हूँ लाइबिलिटी। ठीक है। अब जैसे मैंने एक्सपेंस के 3 सिनेरियो बनाए हैं, ऐसे ही मैं इनकम के 3 सिनेरियो बनाती हूँ। और देखो बच्चों, अगर मैंने बताया था, अगर ये जो मैंने जैसे आपको P&L का एग्जांपल दिया, अगर इसकी जगह वेजेस आ जाता, अगर इसकी जगह वेजेस आता, वेजेस किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, तो हमारा P&L की जगह किसमें जाता, ट्रेडिंग में जाता। अगर फैक्ट्री का रेंट ज़्यादा आ जाता तो मेरा फिर ट्रेडिंग में जाता। ठीक है, वो मेरे को, वो मैंने पिछले चैप्टर में ही डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से मेरे ट्रेडिंग के पार्ट है, कौन कौन से मेरे P&L के पार्ट है। यहाँ पर हम सिर्फ एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, यहाँ पर हम सीख रहे हैं एडजस्टमेंट की, मेरा आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट कैसे होगी, मेरी प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट कैसे होगी। और बच्चों अगर एडजस्टमेंट में दी हुई है तो मेरी 2 साइड जाएंगी, अगर ट्रायल बैलेंस में दी हुई है मेरी एक ही साइड जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस में आई हुई चीज़ 2 साइड और पहले ही जा चुकी है, एडजस्टमेंट वाली चीज़ें तो नई निकल के आई है, तो उसको ज़रूरत है 2 साइड जाने की। ट्रायल बैलेंस में तो हमने जो पढ़ा है, हमने जनरल से लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ऑलरेडी हम जो 2 जगह जाने का सिनेरियो ऑलरेडी हम अपना कवर कर चुके हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंसेस, हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हमारी जो आती है वो आती है मेरी इनकम। इनकम में भी मुझे देखो 3 बार मिली है, या तो मुझे लेट मिली होगी, या मुझे ऑन टाइम मिली होगी, या मुझे पहले मिली होगी। इसमें भी 3 चीज़ें आ जाती है। जैसे कि अगर आपने मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें ट्यूशन फीस का एग्जाम्पल दिया था आपको, कि सपोज मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास बच्चा आया, मेरे पास बच्चे ने क्या किया, मैं मार्च में उसको पढ़ा रही हूँ, तो उसने मुझे क्या किया कि मैडम आप मेरी मार्च की भी फीस ले लो, अप्रैल की भी फीस ले लो। ठीक है, मैंने बोला क्यों, क्योंकि कहता मैम अभी आप इस महीने ले लो मेरी मार्च की भी अप्रैल की भी, तो मैं आपको अप्रैल नेक्स्ट महीने नहीं दूंगा। और तो मैंने कहा ठीक है। तो इसमें मैंने, उसने क्या किया, मुझे पहले ही दे दी, उसने क्या किया, मुझे पहले ही दे दी वो इनकम। तो इनकम के केस में जो मुझे पहले ही मिल जाती है इनकम, तो मेरी वो क्या हो जाती है, उसको मैं क्या नाम देती हूँ बेटा, ये अनअर्न्ड इनकम, कि मेरी अर्नड ही नहीं हुई अभी तक ये इनकम, मुझे पहले ही रिसीव हो गई। जैसे इसमें मैंने प्रीपेड नाम दिया हुआ है ऊपर में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर मेरी क्या है, अनअर्न्ड इनकम, जो मैंने कमाई नहीं है। मतलब मैंने अप्रैल में ट्यूशन पढ़ाऊंगी मैं उसको,
और मुझे वो मार्च में दे दी उसने अप्रैल की फीस, तो मेरी एक होती है अनअर्न्ड इनकम। ये क्या एग्जांपल है कि अप्रैल की फीस उसने मुझे मार्च में ही पे कर दी, उसको मैं क्या कहूँगी अनअर्न्ड, मतलब मेरी अभी अर्नड नहीं हुई। अनअर्न्ड मतलब मेरी अभी अर्न नहीं हुई। ऑन टाइम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से जब भी आएगी तभी हम उसको कंसिडर कर लेंगे ऑन टाइम ऑन टर्न वाली तो। और तीसरी है मेरी एक्रू हो गई, मेरी क्या हो गई एक्रूड इनकम। इसको क्या नाम देते हैं, मेरी एक्रू इनकम। मतलब मैंने उसको इसी में, अगर मैं एग्जांपल लूँ, मार्च में मैंने उसको ट्यूशन पढ़ा दी, वो कह रहा है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे थोड़े घर के हालात ठीक नहीं है, तो मैं मार्च वाली फीस आपको अप्रैल में दे दूँगा, मैं मार्च वाली फीस आपको अप्रैल में दे दूंगा। तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, मेरी एक्रूड इनकम, मेरी इकट्ठी हो गई इनकम। एक्रू का क्या मतलब, मेरी इकट्ठी हो गई इनकम, एक्रू इनकम। ठीक है, तो मैंने तीनों ही केसेस समझ लिए। ऑन टाइम तो ईजी है, जितना भी इस साल से रिलेटेड है वो मैं डाल दूंगी। एक्रू इनकम में क्या है कि मेरी मार्च की इनकम मुझे अप्रैल में मिल रही है, मुझे नेक्स्ट पीरियड में मिल रही है। और प्रीपेड अनअर्न्ड इनकम में क्या है, मुझे, मैंने अभी तक कमाई नहीं है वो इनकम, मैंने उसके अगेंस्ट उसको सर्विसेज दी नहीं है और मुझे उसने पहले ही दे दी। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों के ही सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये देखो, ये बच्चों मेरा ये मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें मेरा इंश्योरेंस लिखा हुआ है। इंश्योरेंस में ये मेरा डेबिट साइड होता है, ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। तो मेरी इंश्योरेंस में 6000 रुपीज़ आई है। ठीक है, पहले हम सिनेरियो ले रहे अनअर्न्ड इनकम का। तो क्या है कि मेरी अनअर्न्ड इनकम इंक्लूड है 2000 रुपीज़। मतलब जो मुझे इंश्योरेंस, मैंने इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में 6000 डाल रखा है, उसमें मेरा क्या है 2000 अनअर्न्ड इनकम है, मतलब 2000 मुझे पहले से ही मिल गई है। तो वही बच्चों, मैंने जो पीएनएल में बताया था आपको और बैलेंस शीट, ये क्या है, मेरी इनकम साइड जाएगी। अब देखो, इनकम साइड मैंने क्या कर रखा होगा, 6000 रुपये डाल रखा होगा। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ लेनी है इस साल से रिलेटेड, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस साल से रिलेटेड मेरी कितनी इनकम है। तो 2000 वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट पीरियड की इनकम है, मेरी इस साल की तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, जो नेक्स्ट पीरियड की इनकम है उसको कहूँगी टाटा बाय बाय। 2000 रुपये मैंने क्या कर दिया माइनस, क्या कर दिया मैंने 2000 रुपये माइनस। तो जो इस साल की इनकम है सिर्फ मैं वही दिखाऊंगी 4000 रुपये। और यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या करूँगी, जो मेरी इनकम अनअर्न्ड इनकम है वो क्या करूँगी, मेरी क्या है, सर पे बोझ है, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे उस अगले महीने अगले पीरियड में उसको सर्विसेज देनी है जो मैंने पैसे ले लिए। तो मैं क्या करूँगी, लाइबिलिटी साइड दिखाऊंगी अपनी अनअर्न्ड इनकम। मैं क्या करूँगी, लाइबिलिटी साइड दिखाऊंगी अपनी अनअर्न्ड इनकम, कितनी, 2000 रुपीज़ की। ठीक है, क्लियर। ये मेरा हो गया अनअर्न्ड इनकम वाला कंसेप्ट। ऑन टाइम वाला तो क्या है, पीएनएल में चला जाके खत्म हो जाएगा। अब मेरा क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में क्या है कि मैंने सर्विसेज तो दे दी लेकिन मुझे उसकी इनकम अभी तक मिली नहीं है। ये मेरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ और मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर एक्रूड इनकम 10,000 रुपीज़। मतलब मैंने सर्विसेज दे दी है लेकिन मुझे अभी तक उसके अगेंस्ट मुझे इनकम नहीं मिली है, एक्रू इनकम, इकट्ठी हुई इनकम। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, पीएनएल में जाऊँगी, इस साल की इनकम है, मैं क्या करूँगी, लिख लूँगी 10,000 रुपये। और बैलेंस शीट में मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि किस किस ने बताया बैलेंस शीट में बच्चों कहाँ जानी चाहिए, एसेट साइड जानी चाहिए या फिर लाइबिलिटी साइड जानी चाहिए, कहाँ जाएगी। अगर हमें किसी से लेना होता है तो हम कहाँ डालते हैं, एसेट साइड। तो यहाँ पर एसेट साइड मेरी चली जाएगी एक्रू इनकम 10,000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें बस दिमाग में ये डालना है कि मेरी किस साइड जानी चाहिए, मेरी किस साइड जानी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में तो सिंपल ही है, अगर मेरे को उसके अगेंस्ट कुछ देना है तो मैं डालूंगी लाइबिलिटी में, कुछ लेना है तो मैं डालूंगी एसेट में। यहाँ पर एक्रूड इनकम में मैंने उसके अगेंस्ट, देखो जैसे इस बच्चे को मैंने मार्च में ट्यूशन फीस तो पढ़ा दी लेकिन मुझे इनकम आई नहीं, तो मैंने क्या किया, पीएनएल में डाल दिया, क्योंकि मेरी है तो इस साल की ही इनकम ना, मैंने उसको सर्विसेज तो इसी साल दे दी लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मेरे को क्या है, एसेट साइड की मुझे उससे अभी लेने बाकी है। क्लियर,
यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिया अपने। एक तो हमने क्लोजिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट पढ़ लिया, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होगा तो मेरा कहाँ जाएगा। मैंने एक्सपेंसेस पढ़ लिया कि मेरे प्रीपेड कॉन्स कैसे जाते हैं, आउटस्टैंडिंग। बस बेसिकली आपको दिमाग इतना लगाना है कि मेरे को उस साल मेरे वो इस साल से रिलेटेड है या नहीं है। इस साल से रिलेटेड है तो कंसिडर कर लेंगे, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे P&L में इनकम मेरी इस साल से रिलेटेड थी, क्योंकि मैंने उसको इस साल सर्विसेज दी हुई थी तो मैंने कंसिडर कर ली। इस साल से रिलेटेड मेरी जैसे इंश्योरेंस है, मैंने इंश्योरेंस, मेरे को पैसे मिल गए थे, वो इस साल से रिलेटेड नहीं थे, मेरा इंश्योरेंस का ही बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, उसको 2,000 रुपये माइनस कर दी। क्लियर। तो चलिए यहीं पर ही आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू मोर एडजस्टमेंट्स के साथ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको डेफिनेटली उसको रिजॉल्व कर दूंगी। वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।